महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मेरे परम मित्र महेंद्र कदम जी, विभाग के प्रमुख जाकिर मोलानी जी, उनके सहयोगी अनिल जादव जी तथा महाविद्यालय के आईक्यूसी विभाग के समन्वयक कोकाटे सर, इस लाइव कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न महाविद्यालय के छात्र, अध्यापक और अन्य सभी लोगों का मैं यहाँ स्वागत करते हुए मैं अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए कि जैसे ही कोई छात्र BA भाग 3 में हिंदी विषय रखता है या हिंदी विषय की ओर स्पेशल रूप में आकर्षित हो जाता है, तब निश्चित ही उसके मन में एक प्रकार की आशा रहती है कि भविष्य में मुझे नौकरी के कोई चांसेस मिल जाएंगे। देखिए कि भाषा हिंदी हो, मराठी हो या अंग्रेजी हो, किसी भी विषय को लेकर जो छात्र उपाधि हासिल कर रहा है, हर एक छात्र को यही लगता है कि उपाधि हासिल करने के पश्चात मुझे नौकरी मिल जाए। मुझे इस बात को बताना महत्वपूर्ण लगता है कि आपकी अपेक्षा गैर नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य आप पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित ही इस प्रकार की अपेक्षा रखना गैर नहीं है। दोस्तों, विषय जैसे मैंने कहा कि कोई भी विषय हो, हिंदी हो, मराठी हो या अंग्रेजी या कोई भाषा हो, उस विषय को हम किस ढंग से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। जो आपका विषय है, चाहे हिंदी हो चाहे मराठी हो, लेकिन उस विषय के तह तक पहुंचना, उस विषय की सारी जानकारी हासिल करना, ये महत्वपूर्ण है। विषय आसान है इसलिए मैंने ले लिया है, या विषय जटिल है इसलिए मैंने छोड़ दिया है, ये बात यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन सारी बातों को ध्यान में रखकर, जैसे कि छात्रों की जो अपेक्षा है कि उपाधि हासिल करने के पश्चात तुरंत मुझे नौकरी मिल जाए, विश्वविद्यालय हो या कोई अन्य जहाँ नौकरी हमें प्राप्त होती है, मिलती है, वो सभी को मिलेगा ऐसे नहीं है। इसीलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो कौशल्य विकास, हर एक छात्र में किसी न किसी प्रकार का कौशल्य होता है, और एक जो कौशल्य है, ये कौशल्य अगर अधिक विकसित हो जाता है तो निश्चित रूप से छात्रों को यह कहीं न कहीं काम आ जाता है। कौशल्य अर्थात मनुष्य के अंदर छुपे हुए जो सुप्त गुण है, वही मैं कहूँगा कि आपके अंदर कोई कला है, लेकिन आप उसे सबके सामने पेश नहीं कर रहे हैं। हर एक छात्र अगर नौकरी चाहता है तो नौकरी की जगह पर वह अपना कौशल्य विकसित करेगा तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन में यशस्वी हो जाएगा। और इसी दृष्टि से शोलापुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में यह प्रयोजनमूलक हिंदी या व्यवहारिक हिंदी, यह प्रश्न पत्र रखा गया है। अब यह प्रश्न पत्र जैसे ही आप या इस प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम आप देखेंगे तो निश्चित रूप से यह लगता है कि इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हमें कुछ न कुछ मिल जाएगा। अब इस प्रश्न पत्र को रखने के पीछे जो उद्देश्य है, मैं आपको बताऊंगा कि अनुवाद का स्वरूप और महत्व से अवगत करना। अब इस पाठ्यक्रम में अनुवाद लेखन भी है, अनुवाद करना। दूसरी बात आ जाती है विज्ञापन की दुनिया और व्यवहार से परिचित करना। विज्ञापन का क्षेत्र अब विस्तृत हो रहा है और इसे आपको अवगत करना है, इसके बारे में आपको ढेर सारी जानकारी लेना है या इसी के माध्यम से अपने कौशल्य को विकसित करना है।
तीसरी बात आ जाती है अनुवाद और विज्ञापन लेखन की क्षमता विकसित करना, कि आपके अंदर जो कौशल्य है उस कौशल्य को विकसित करने की दृष्टि से यह प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है। चौथी बात आ जाती है कि वाणिज्य पत्राचार से अवगत करना। जैसे मैंने कहा कि सभी छात्रों को नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन अपने कौशल्य के आधार पर वह कोई ना कोई काम कर सकता है या पैसा कमा सकता है। तो उसी में से ये एक बात आ जाती है कि जो वाणिज्य पत्राचार है, मैं आगे चलकर हर एक बात की जानकारी, और जो अंतिम एक विशेषता है या अंतिम एक उद्देश्य जो रखा गया है वो उद्देश्य है प्रयोजनमूलक हिंदी के माध्यम से रोजगार परक कौशल्य को विकसित करना। अब जैसे कि मैंने कहा कि हर एक छात्र को नौकरी चाहिए या रोजगार चाहिए, तो यह रोजगार कैसे उपलब्ध हो जाता है, पैसे हम कैसे कमा सकते हैं, यह देखना भी एक महत्वपूर्ण का उद्देश्य है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम हमने प्रस्तुत किया है या विश्वविद्यालय ने या यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार बनाया गया है, इसमें अनुवाद एक महत्वपूर्ण छात्रों की दृष्टि से रहा है। और निश्चित रूप से यह कला या यह कौशल्य अगर छात्र का विकसित हो जाता है तो निश्चित रूप से एक रोजगार की समस्या बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। अर्थात हर एक छात्र कोई ना कोई पैसा इसी माध्यम से कमा सकाएगा। देखिए दोस्तों कि अनुवाद क्या है, अनुवाद हम किसे कह रहे हैं। अनु और वाद, इन दो शब्दों से अनुवाद इस शब्द की निर्मित हो चुकी है। अनु यह उपसर्ग है और वाद यह प्रत्यय है। इन अनुवाद इन दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है, जिसका अर्थ है जो बातें कही गई है उन्हीं बातों को पुनः प्रस्तुत करना, या कही गई जो बातें हैं उन्हें दोबारा कहना। अब एक भाषा में दिए गए विचार, हम आसानी से इसकी जो परिभाषा है इस प्रकार करेंगे कि एक भाषा में दिए गए विचार किसी दूसरी भाषा में रखना या पुनः प्रस्तुत करना अनुवाद है। चिंतामणि जो कोश है, इस चिंतामणि कोश में उसकी जो परिभाषा दे दी है वो इस प्रकार से है, प्राप्लस्य पुनः कथनम, या दूसरी जो परिभाषा दे दी है वो इस प्रकार की है कि ज्ञातार्थस्य पुनः कथनम या प्रतिपादनम, कि एकाध बात घटित हो गई है तो उन बातों को दोबारा या पुनः पाठकों के सम्मुख रखना। अब देखिए कि ये जो अनुवाद की परिभाषा है इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि अनुवाद करते समय किन्हीं दो भाषाओं की जानकारी होना आवश्यक है। जानकारी का मतलब पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। जानकारी अर्थात आप समझ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी भाषा जब आप बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि उस भाषा की व्याकरणिक दृष्टि से हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी विशेषता है, ये सारी विशेषता आपको अवगत होनी चाहिए। इसीलिए जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं या जिस भाषा के माध्यम से, इस भाषा का माध्यम हमने चुना है, उस भाषा का ज्ञान हमें पूर्ण रूप से होना आवश्यक है। इसलिए अनुवाद के लिए जो दो भाषाएं महत्वपूर्ण है, इसमें एक है स्रोत भाषा और दूसरी है लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा क्या है? स्रोत भाषा ये मूल भाषा की मूल भाषा में लिखा गया जो साहित्य है, जो स्रोत हमारे सम्मुख है वह। और लक्ष्य भाषा, ये लक्ष्य भाषा अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है, किस भाषा में हम अनुवाद करने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। अब यह लक्ष्य भाषा और इन स्रोत भाषा, इन दो भाषाओं को अगर हम सही ढंग से अध्ययन करेंगे, सही ढंग से इन भाषाओं का अध्ययन करेंगे, इस भाषा को अवगत करेंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी अनुवाद हमें जटिल नहीं लगेगा।
लेकिन अनुवाद करते समय हमें इन बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि मैं जिस भाषा में अनुवाद करने जा रहा हूँ, क्या वह भाषा मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है, मैं पूर्ण रूप से न्याय दे सकता हूँ। अब ये महत्वपूर्ण बात इसमें यह रहती है कि अनुवाद करते समय मूल रचना में लेखक ने जो भी लिखा है वह पढ़ने के पश्चात वो पूर्ण रूप से समझ लेना और उसके पश्चात उसके जो भाव है ये भाव जैसे कि वैसे बने रहने चाहिए। अगर भाव मूल रचना में अलग है और अनुदित रचना में अलग है तो यह सही अनुवाद नहीं होगा। तो इसलिए हर एक अनुवादक को यही ध्यान में रखना है कि कोई भी हम रचना अनुदित कर रहे हैं तो मूल रचना का जो भाव है वह बनाए रखना चाहिए या बनाने रखना आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अनुवाद एक सृजन कला है। सृजन अर्थात उसका हम सृजन कर सकते हैं। ढेर सारा जो प्रैक्टिस अंग्रेजी में कहेंगे तो ही यह कला हमें अवगत हो सकती है। आज अगर हम कोई रचना अगर एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े या 3 बार पढ़े, एक बार पढ़ने से कोई अनुवाद करने के लिए बैठ जाता है तो सही ढंग से अनुवाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस रचना के जो मूल भाव है यह भाव आत्मसात नहीं होते। और जो भाव हमें आत्मसात होते हैं कब, कि जब वह रचना 2 या 3 बार पढ़ेंगे तभी। और ये जैसे ही रचना हम पढ़ेंगे, उसका भाव आत्मसात कर लेंगे, तभी ही कोई भी रचना ठीक ढंग से हम समझ सकते हैं और उसका अनुवाद कर सकते हैं। दोस्तों, इस अनुवाद की आवश्यकता क्या है? अनुवाद की जो आवश्यकता है यह एक सांस्कृतिक नवजागरण है। देखिए कि पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य यह अनुवाद कर रहा है। अर्थात भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न परिवेश, भिन्न भिन्न भाषाएं और इनमें लिखा गया जो साहित्य है, इन साहित्यों का आदान प्रदान हो जाए। अमेरिका में क्या चल रहा है उनकी जो भाषा में लिखा गया साहित्य है, रूस में क्या चल रहा है उनकी भाषा में जो लिखा गया साहित्य है, जापान में जो चल रहा है उनकी भाषा में लिखा गया साहित्य भारतीय लोगों को ज्ञात नहीं होगा। तो अगर इन सभी साहित्य का ज्ञान या सभी साहित्य आपको पढ़े, सारे लोग जो लक्ष्य भाषा के रूप में उन भाषाओं को लेकर उनकी रचना अनुदित कर सकता है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि संस्कृति का आदान प्रदान। अब भारतीय जो संस्कृति है विश्व में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और पाश्चात्य संस्कृति जो है इसके ओर देखने का हर एक का नजरिया अलग अलग है। तो वो संस्कृति कौन सी है, कौन सी संस्कृति अच्छी है, उसकी उनकी जो संस्कृति है इसमें क्या है, तो ये सारी जो बातें हैं जब हमें वह रचना पढ़ने के पश्चात उस अनुवादक को ये पता चलेगी और वह अनुवाद अपनी लक्ष्य भाषा में करेगा तो निश्चित रूप से ये संस्कृति का जो आदान प्रदान है वो हो जाएगा। तो इसलिए जो आदान प्रदान करने की जो पद्धति है, वहाँ की रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें अनुवाद के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब अनुवाद का क्षेत्र सीमित नहीं रहा, अनुवाद का क्षेत्र अब विस्तृत हो गया है। अर्थात पूरी दुनिया का साहित्य अनुवादित कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि वह भाषा हो या हमारी जो लिपि है वह इतनी सक्षम है कि कोई भी भाषा जिसे हम हिंदी में ले सकते हैं या उसका अनुदित कर सकते हैं। अगर अनुदित करने की कोई समस्या निर्माण हो गई तो निश्चित रूप से उसका लिप्यंतरण तो हम कर सकते हैं और लिपि के माध्यम से ये सारी बातें हम समझ भी सकते हैं। अब अनुवाद करने के लिए आवश्यकता या जो अनुवादक है उसके गुण कौन से होने चाहिए? अनुवादक के जो गुण है वो गुण इस प्रकार के हैं कि भाषा पर अधिकार। जो अनुवाद करने जा रहा है उस अनुवादक की जो भाषा है वह स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा
दोनों भाषाओं पर उसका अधिकार उतना ही होना चाहिए जितना स्रोत भाषा में है, उतना ही लक्ष्य भाषा में हो। दूसरी बात यह आ जाती है संस्कृति का ज्ञान। भारतीय संस्कृति हो या पाश्चात्य संस्कृति हो, इन संस्कृतियों का ज्ञान होना आवश्यक है। मैं आगे चलकर ये कैसे बदल जाता है या अनुवाद करते समय कौन सी दिक्कतें आ जाती है, मैं उदाहरण के तौर में आपको आगे बता दूंगा। अब उसके पश्चात आ जाता है विषय का ज्ञान। अब कोई भी उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो या अन्य कोई जो भी रचनाएं हैं, यह रचनाएं समझने के लिए उसके पास, अर्थात तो वह किस दृष्टि से लिखी गई है, उसका कौन सा विषय है, तो ये विषय का ज्ञान उसके पास आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आ जाती है अनुवादक के लिए कि पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए कि स्रोत भाषा में जो लिखा गया साहित्य है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बिना भाव बदले जो भाव हमने आत्मसात किए हैं उसे अपनी लक्ष्य भाषा में रखने के लिए क्या मेरे पास शब्द है, या भिन्न भिन्न प्रकार के अगर साहित्य विषय पर लिखा गया हो तो क्या उनके लिए मैं शब्द, ये पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं। तो ये सारी बातें यहाँ महत्वपूर्ण लगती है। अनुवादक के लिए ये महत्वपूर्ण दूसरी बात है कि मूल के प्रति निष्ठा रखना आवश्यक है। अर्थात स्रोत भाषा में जो लिखा गया साहित्य है वह साहित्य जैसे कि उसका जो भाव है, जो हमने आत्मसात किया है, या लेखक का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अनुवादक की होती है। इसलिए कोई भी अनुवाद अगर अनुवाद कर रहा है तो मूल रचना के साथ उसने निष्ठा के साथ काम करना आवश्यक होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुवाद में जो मूल रचना में दिया है उसी का अनुवाद होना चाहिए। कभी कभी अनुवादक को लगता है कि यहाँ शायद लेखक की ये बात छूट गई है स्रोत भाषा में, मैं उसे जोड़ सकता हूँ, या स्रोत भाषा में किसी लेखक ने अधिक जानकारी दे दी है, मैं क्या उसे घटा सकता हूँ। अब यहाँ कोई अनुवादक मूल रचना के साथ अगर निष्ठा से काम कर रहा है तो उसे कोई घटाने की और कोई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात अनुवादक को यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि इसमें मूल रचना के साथ किसी भी प्रकार की कम ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर वह कम ज़्यादा करेगा, अपनी मन की बात जोड़ेगा या अपने मन से कोई घटना घटित जो हो चुकी है उसे संक्षिप्त में करने का प्रयास करेगा तो मूल रचना के साथ वह अन्याय हो जाएगा और वह अनुवाद सही अनुवाद नहीं होगा। क्योंकि मूल रचना पढ़ने के पश्चात और अनुदित रचना पढ़ने के पश्चात महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि निरंतर अध्ययनशीलता। अब कोई भी अनुवादक जब अनुवाद करता है तो उसमें निरंतर जो अध्ययन की प्रवृत्ति है उसमें होनी चाहिए। और अंतिम बात जो हम बता देंगे कि एक गुण महत्वपूर्ण है कि विश्लेषण की क्षमता। वह जो विश्लेषण कर रहा है या जो वो बातें स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में ला रहा है उसका विश्लेषण सही ढंग से अगर वो करने की क्षमता उसमें है, उसे सही ढंग से आत्मसात वह करेगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा अनुवाद हो सकता है। तो ये सारे गुण जिसके पास है तो निश्चित रूप से वह एक श्रेष्ठ अनुवादक बन सकता है। अब दोस्तों अनुवाद का जैसे कि क्षेत्र पूरा विश्व है तो उसी प्रकार अनुवाद के प्रकार भी उतने ही रहे हैं कि कौन से प्रकार में हम अनुवाद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कि अनुवाद के वैसे 3 प्रकार माने गए हैं, एक विधा के अनुसार, एक विषय के अनुसार और एक प्रकृति के अनुसार। अब विधा के अनुसार अगर अनुवाद करना हो तो कौन सी बातें आ जाती है कि वह रचना अर्थात वह उपन्यास है, वह कहानी है, वह नाटक है या कविता है, ये सारी विधाएं जो है इन विधाओं का अध्ययन या इन विधाओं का अनुवाद कि वह पूर्ण रूप से उन विधाओं को अगर सही ढंग से समझता है, सारा विषय आत्मसात कर लेता है तो निश्चित रूप से वह अच्छे ढंग से अनुवाद कर सकता है।
अब विषय के अनुसार अगर अनुवाद करना हो तो इसमें क्या आ जाता है कि जो रचना लिखी गई है, अर्थात मूल स्रोत जो रचना हमें प्राप्त हो रही है, क्या वह ऐतिहासिक है, क्या वह सामाजिक है, सांस्कृतिक है, ऐसे कौन से विषय है कि जिन विषयों को लेकर रचनाकार ने यह रचना लिखी है, तो ये सारी बातें उसे ज्ञात होनी चाहिए या उसे समझ में आनी चाहिए। और तीसरी जो बात है या तीसरा जो अनुवाद का प्रकार है वह प्रकृति के आधार पर, अर्थात जो साहित्य की प्रकृति होती है या जो अनुवादक अनुवाद कर रहा है, वह अनुवाद करने के पश्चात वह जब पढ़ेगा तो उसके ध्यान में आ जाता है कि अरे मैं जो अनुवाद कर रहा हूँ किस ढंग का अनुवाद बन गया है। अर्थात इसमें शब्दानुवाद है, इसमें भावानुवाद है, इसमें छायानुवाद है, इसमें सारा अनुवाद है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें ये अनुवाद की जो प्रकृति है, इस प्रकृति के अनुसार इसके भेद या इसके प्रकार मिल जाते हैं। अब इसमें शब्दानुवाद क्या है? शब्द की जगह पर शब्द, जैसे कि अंग्रेजी में वाटर दे दिया है, लिखा है, तो इसे हम हिंदी में पानी कहेंगे। तो यह जो शब्द है वह शब्द के अनुसार, उसके पश्चात जो भावानुवाद है, मूल रचना पढ़ने के पश्चात लेखक के यानी कि शब्द की जगह पर शब्द न रखते हुए उसके जो भाव है, ये भाव समझने के पश्चात लक्ष्य भाषा में उन्हीं विचारों को हम रख सकते हैं, वो भावानुवाद होता है। छायानुवाद क्या है? उसी के समान, उसी के बराबर, जैसे जिस प्रकार हमारी छाया होती है, उस जैसे हमारे साथ चलती है, तो साथ ही साथ बराबर उसी के अनुसार जो अनुवाद होता है उसे हम छाया अनुवाद कहते हैं। और चौथी जो बात है या चौथा जो प्रकार है सारा अनुवाद, यानी कि वह रचना पढ़ने के पश्चात उसका सार क्या है, लेखक का जो उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य उसने अनुवाद किया है, किस उद्देश्य उसने रचना लिखी है, और क्या वही रचना हमने जो अनुवाद की है उसका भाव जैसे कि वैसे या लेखक का जो कहना है उसका सार जैसे कि वैसे आ गया है, यह बात यहाँ महत्वपूर्ण लगती है। तो इस प्रकार जो अनुवाद कार्य है, ये अनुवाद कार्य जितना सरल है उतना जटिल भी है, क्योंकि अनुवाद करते समय अनुवादक के पास ये सारी विशेषता तो होनी चाहिए, उसके सारे गुण तो होने ही चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात उसे आत्मसात हो गई है, क्या वह उसने सही ढंग से आत्मसात कर ली है। अब कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूंगा कि जैसे कि हमारे हिंदी में एक कहावत है कि द रेंस, अंग्रेजी की जो कहावत मैं बता दूंगा वो पहले और उसके पश्चात मैं हिंदी की, तो द रेंस आर कैट्स एंड डॉग। मान लीजिए कि कोई एकाध रचनाकार अंग्रेजी रचना का अनुवाद हिंदी में कर रहा है। अब यह रचना का अनुवाद करते समय उसने ये कहावत कि जैसे कि द रेंस आर कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ रेंस का मतलब आ गया वर्षा, वर्षा शब्द लेना है या बारिश शब्द लेना है। वर्षा अगर शब्द लेंगे किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, यह उसके ध्यान में आना चाहिए कि कौन सा मैं शब्द रखूंगा यहाँ। तो उसने यह जो वर्षा की जगह पर बारिश शब्द अगर रखेगा तो निश्चित रूप से यह सही हो जाएगा। अब कैट्स एंड डॉग्स के लिए क्या करेगा, वो इसी शब्दों को उसे सोचना चाहिए कि इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया है, अंग्रेजी में इसका मूल अर्थ क्या है, या किस उद्देश्य से इन शब्दों का प्रयोग किया है जो जहां प्रचलित है। इन बातों को अगर वह ध्यान से देखेगा तो निश्चित रूप से वह उसका अनुवाद करेगा, नहीं तो यह वर्षा या यह बारिश कुत्ते और बिल्ली जैसी हो जाएगी। वह कैसे है कि बिल्ली और कुत्ते जैसे, यहाँ कोई अर्थ नहीं है, और यह अर्थ अगर हमें खोजना है तो इसका अनुवाद हमें करना हो, और इसका अर्थ अगर हमें देना है तो इस प्रकार देना चाहिए कि द रेन्स आर कैट्स एंड डॉग की जगह पर मूसलाधार वर्षा हुई। तो वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो परंपरा है, ये कौन से शब्द के लिए कौन सा शब्द यहाँ आवश्यक है, कौन सा शब्द प्रयोग में लाया गया है, तो ये सारी बातें यहाँ होना आवश्यक है। जब तक उसके समझ में नहीं आता तब तक ये अनुवाद सही ढंग से नहीं हो पाता। मैं एक आमतौर पर एक सादा उदाहरण देता हूँ कि राम किल्ड मोहन एक अंग्रेजी का अगर वाक्य है, इस वाक्य का अनुवाद अगर हमें करना है तो उस भाषा का व्याकरण हमें सही ढंग से अगर पता हो
तो ही हम अनुवाद कर सकते हैं। हिंदी में जो वाक्य की रचना होती है वो कैसे, कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार, लेकिन अंग्रेजी की जो वाक्य रचना है वो कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार नहीं, लेकिन कर्ता क्रिया और कर्म ये आ जाता है। तो व्याकरण का भी अध्ययन उसे आवश्यक है। राम किल्ड मोहन की जगह पर मोहन किल्ड राम कर दिया तो निश्चित रूप से कर्ता और कर्म में परिवर्तन हो जाता है और अर्थ बदल जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि मुझे अनुवाद करते समय जो व्याकरणिक जानकारी है, तो व्याकरणिक जानकारी मुझे आवश्यक है। अब दूसरी एक मैं कहावत आपके सम्मुख रखूंगा, द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब बार्किंग डॉग यानी कि इस जगह पर मैं कौन सा यहाँ जो मुहावरा रख सकता हूँ, यह देखना आवश्यक है, क्योंकि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट कि जो भौंकता है वो काटता नहीं। हिंदी में अगर जैसे कि वैसे रखेंगे तो थोड़ा सा हमें गैर लगता है, और इसकी जगह पर हिंदी में एक दूसरा मुहावरा आ गया है कि जो गरजता है वह बरसता नहीं है। तो इस प्रकार की जो कहावत है, तो यह कहावत आवश्यक है। मैंने मुहावरा शब्द का प्रयोग किया, थोड़ा सा गलत हो गया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देखिए कि ये जो कहावत है, यह कहावत इस प्रकार की घटित है और उसी का हमें प्रयोग करना है, तो वह सही अनुवाद इसका हो सकता है। और एक उदाहरण देकर मैं अनुवाद का जो विषय है यहाँ मैं रुकवाता हूँ। देखिए कि स्वीट शब्द अंग्रेजी का है, यह अंग्रेजी का स्वीट शब्द और हिंदी में जो नमकीन है, नमकीन में सारी चीज़ें जैसे कि हर एक चीज़ का नाम हम ले सकते हैं कि जैसे कि गुलाब जामुन है, रसमलाई है वगैरह, लेकिन अंग्रेजी में केवल स्वीट शब्द का अगर प्रयोग किया गया हो तो कोई स्पेसिफिक किसी चीज़ का नाम देकर हम उसे अनुदित नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चित रूप से स्वीट जो मीठा है वही खाया है, लेकिन मीठे में गुलाब जामुन था या कोई जलेबी थी ये हमें पता नहीं होता, तो हमारे मन से कोई उसमें जोड़ना नहीं है और उसमें कुछ घटाना भी नहीं है। तो अनुवादक के लिए ये बात महत्वपूर्ण है। तो इन सारी बातों को लेकर अगर अनुवाद करेगा तो निश्चित रूप से एक बेहतर अनुवादक वह बन जाएगा। अगला विषय हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है वो है विज्ञापन। अब देखिए कि विज्ञापन एक व्यावसायिक कला है और यह एक कौशल्य भी है। अब ये जो कौशल्य है, इस कौशल्य को विकसित करने की क्षमता हर एक में होती है, लेकिन उसके पास कुछ विशिष्ट भाषा इसका होना आवश्यक है। अब ये विज्ञापन हम देख रहे हैं आमतौर पर, जैसे कि हम कोई टेलीविज़न देख रहे हो या कोई आकाशवाणी का केंद्र हम सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ 5-10 मिनट में विज्ञापन शुरू ही हो जाता है। ये विज्ञापन की आवश्यकता क्या है? विज्ञापन एक कला है और इस कला को अवगत करना हो तो हमारे पास जो कौशल्य के रूप में उसे हम देखकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में इसका फायदा हो जाता है और हम कुछ न कुछ कमा सकते हैं, पैसा प्राप्त कर सकते हैं, रोजी रोटी चला सकते हैं। अब देखिए कि ये विज्ञापन की जो आवश्यकता है क्यों है कि आज पूरे विश्व कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये जो पहले एक एयरटेल का एक विज्ञापन था कि वह अगर हम शुरू में उसे अगर हम सुनेंगे तो ये ध्यान में आ जाता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी कि ये पूरा जो विश्व है और इस विश्व में हर एक चीज़ जैसे ही बनती है वो सभी को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। अब कोई जो चीज़ बन रही है उस चीज़ को बना के हमें नहीं रखना, बल्कि उसका बाजारीकरण होना चाहिए, वह बिकनी चाहिए। वह जैसे ही बिक जाती है तभी ये वह कोई कंपनी है वो मुनाफे में आ जाती है। लेकिन वह चीज़ बनाकर जैसे कि वैसे रखे, किसी को ये पता नहीं है तो वो चीज़ बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो कंपनियां जो चीज़ें बना रही है उसे हर एक व्यक्ति के पास अगर हमें भेजना है तो लोगों को समझने के लिए उसका विज्ञापन करना आवश्यक है। अर्थात एक ही प्रकार की अगर कई चीज़ें कई कंपनियां बनवा रही है तो उस चीज़ का अगर बाजार में उपलब्ध करवाना है या हर एक व्यक्ति के पास उसे देना है तो इस स्पर्धात्मक युग में
उसका विज्ञापन होना आवश्यक है। तो वो विज्ञापन अगर हो जाता है उस चीज़ का, तो लोग निश्चित रूप से उन चीज़ों को खरीदे। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं है तब तक आप इसे खरीद नहीं सकते। तो इसलिए ये आवश्यक है कि विज्ञापन का होना और विज्ञापन के माध्यम से हर एक चीज़ हर ग्राहक के पास पहुंचाना। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि जिस चीज़ का मैं विज्ञापन कर रहा हूँ, क्या वो जो उसका गुणात्मकता उसमें क्या है, उसका मूल्य कैसे है, वह उसकी जो श्रेष्ठता है वह श्रेष्ठता कैसी है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही हमें विज्ञापन करना आवश्यक होता है। अब जैसे मैंने कहा कि विज्ञापन करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक इस प्रकार की भाषा चाहिए कि वह भाषा हमें लोगों को आकर्षित करे, कि लोगों को आकर्षित करने की दृष्टि से हमारे पास भाषाओं का होना आवश्यक है। हम मान लीजिए कि हम हिंदी अच्छी ढंग से बोलते हैं, हिंदी का व्याकरण हमें ज्ञात है, लेकिन जिन अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए या वह जो कला है वह कला आपको अवगत होनी चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों के प्रति ग्राहकों का आकर्षण महत्वपूर्ण है। वह व्यक्ति आकर्षित अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से पहली जो चीज़ वह खरीद रहा था उसे छोड़कर इस चीज़ की ओर वह आ सकता है। इसलिए कोई भी अगर अनुवादक है तो उस अनुवादक का जो विज्ञापन है उस विज्ञापन का अगर उस क्षेत्र उसने चुना है तो निश्चित रूप से उसे इन बातों को ध्यान में रखकर ही यह विज्ञापन करना आवश्यक है। अब यह विज्ञापन करते समय कौन से ये गुण है विज्ञापन के, तो पहली बात आ जाता है कि स्मरणीयता, कि कोई भी एकाध विज्ञापन सुनने के पश्चात हमारे दिलो दिमाग में वो बैठ जाए और हमेशा वह हमारे सामने वह शब्द आने चाहिए और तभी हम उस चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम विज्ञापन कर रहे हैं तो विज्ञापन की जो भाषा है यह भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। भाषा का अलंकारिक होना तो आवश्यक है, क्योंकि उसी के कारण हम आकर्षित उस ग्राहकों को कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि वह जो चीज़ है जिसका हम विज्ञापन कर रहे हैं उसकी भाषा सहजता के साथ ग्राहकों को समझनी चाहिए। जो खरीदार है वह तुरंत वह सुनने के पश्चात उस चीज़ की ओर आकर्षित होना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है कि कोई भी जो विज्ञापन है ये बार बार कि सुनने के लिए उसे आकर्षित बनवाने के लिए जिस भाषा का जिस शब्द का प्रयोग कर रहा है वह उतने ही आकर्षक होने चाहिए। अर्थात इसके लिए जो ढेर सारे शब्द है, कौन सा शब्द मैं ले सकता हूँ, कौन सा शब्द मैं इसमें अगर ले लूँगा तो निश्चित रूप से यह एक आकर्षक विज्ञापन बन जाएगा। तो ये सारी बातें अगर ध्यान में रखकर कोई भी विज्ञापन लिखने के लिए, अब विज्ञापन वो लिखकर भी हम दे सकते हैं या विज्ञापन किसी टीवी चैनल पर या उसका रिकॉर्डिंग करके भी हम दे सकते हैं। यानी कि ये दृश्य और श्रव्य दोनों के माध्यम से इस प्रकार का विज्ञापन बन सकता है। लेकिन विज्ञापन बनाते समय इन गुणों की आवश्यकता होती है। अब इन बातों की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है कि जो मैं विज्ञापन कर रहा हूं कि वह जिस चीज का विज्ञापन कर रहा हूं क्या इन छोटे बच्चों के लिए करना है, कोई वयस्क व्यक्ति के लिए करना है या कोई जवान व्यक्ति के लिए करना है। तो ये सारी जो बातें हैं ये ध्यान में रखकर ही उस विज्ञापन लेखक को विज्ञापन तैयार करना आवश्यक होता है। यानी कि सामाजिक स्तर वो ध्यान में रखकर अगर वे विज्ञापन करेगा तो निश्चित रूप से वह विज्ञापन एक श्रेष्ठ विज्ञापन कहलाएगा। अब विज्ञापन की जो विशेषता है वह विशेषता ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कंपनी जिस प्रोडक्ट को तैयार कर रही है, जिस चीज़ों को तैयार कर रही है वह कहीं एक जगह पर है और जो खरीदार है, जो ग्राहक है किसी एक दूसरी जगह पर है। दोनों को एक दूसरे के प्रति
कोई भी जानकारी नहीं है, पता नहीं है, लेकिन उस चीज के कारण ये जो निर्माता है और ये जो उपभोक्ता है, यह दोनों आपस में उस विज्ञापन के कारण एक हो जाते हैं। उस कंपनी के प्रति उनका जो विश्वास है, ये विश्वास बन जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूंगा, तो उस उदाहरण के माध्यम से आपके ध्यान में आ जाएगा कि निश्चित रूप से कोई भी अगर विज्ञापन एक अच्छा विज्ञापन बनेगा तो निश्चित रूप से लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अप्रत्यक्ष रूप में ग्राहक और जो निर्माता है, इन दोनों के संबंध दृढ़ हो जाते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि उस विज्ञापन के कारण उनमें जो विश्वास बैठ जाता है, उन्हीं विश्वासों के कारण वह खरीदता है। अब देखिए कि आपके सम्मुख एक विज्ञापन मैं रख रहा हूं कि कई दिनों से जैसे बाजार में कोलगेट आ गया, दंत मंजन करने के लिए कई चीजें थी, लेकिन जैसे ही बाजार में टूथपेस्ट आ गई तो टूथपेस्ट कई प्रकार की हैं कि जैसे क्लोजअप है, जैसे कि बबुल है, अब रामदेव बाबा की जो दंत कांति है वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले जो मार्केट में चीज आ गई वो थी कोलगेट की, और हर एक व्यक्ति बाजार में ये प्रॉमिस की भी थी, यह पेप्सोडेंट की भी थी, या बबुल की भी थी, लेकिन हर एक व्यक्ति यह दंत मंजन या टूथपेस्ट मांगते समय यह मांगता था कि मुझे कोलगेट दो। अब देखिए कि वह जो कोलगेट है एक शब्द है, और उस शब्द की ओर लोग आकर्षित हो गए और उन्हीं चीजों को मांगते रहे। अब उसके पश्चात केवल ग्राहकों को यही पता था कि यह दांत मांजने की एक चीज है, टूथपेस्ट है, लेकिन उसका नाम कोलगेट यही रखा और यही मांगते थे। उस कोलगेट की जगह पर कोई प्रॉमिस दे देता था, कोई पेप्सोडेंट दे देता था, कोई भी अगर दे देता तो यानी कि वह चुपचाप वह चीज लेकर जाता था, क्योंकि उसे यही पता था कि कोलगेट एक ही चीज है। तो ऐसी कुछ समाज में, बाजार में या समाज में कोई ऐसी बातें हैं कि उन बातों की ओर लोग झट से आकर्षित हो जाती है। मैं आपको एक विज्ञापन दे दूंगा कि देखिए कि जो बोर्नविटा का विज्ञापन है, ये बोर्नविटा का विज्ञापन आप अगर टीवी पर देख रहे हैं तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि बोर्नविटा क्या है कि जब मुझे वो हराएगा तब मैं जीत जाऊंगी। ये माँ और बेटे इन दोनों के बीच में इस प्रकार की बातें होती रहती है कि माँ को लगता है कि यह बोर्नविटा पीने के पश्चात बेटा तंदुरुस्त हो जाएगा, और कोई भी अगर चीज हो या दौड़ने की हो, भागने की हो, उसमें वह अव्वल आ जाएगा। तो वह अपने बेटे को बतलाती है कि बोर्नविटा पीने से क्या होता है, या वो बोर्नविटा पीने की आदत अगर वो लगवाता है तो क्या हो जाता है कि वह आदत उसे लगनी चाहिए, और आदत इसलिए कि वह जीत जाए। अब जीतने के लिए माँ क्या कहती है कि मुझे वो हराएगा तब मैं जीत जाऊंगी। माँ का जो कहने का उद्देश्य है कि अपना बेटा तंदुरुस्त रहे, हर एक मुसीबत का सामना करे, और उसके लिए उसे आवश्यक है बोर्नविटा की। उसे वह आदत अगर लग जाती है तो निश्चित रूप से मैं हारूंगी और वह जीत जाएगा। जैसे ही वह जीतेगा तो निश्चित रूप से जीतने के समान है। तो ये जो बातें हैं, और ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति के मन में इस प्रकार की जो धारणा है उस चीज के प्रति बनी रहती है, और ये चीज जैसे ही लोग खरीदते हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रति एक प्रकार का जो विश्वास है, ये विश्वास बन जाता है। तो देखिए कि मैं एक और विज्ञापन आपको बताता हूँ कि आजकल अमिताभ बच्चन उसका विज्ञापन कर रहे हैं। ये विज्ञापन लिखना अलग है और विज्ञापन प्रस्तुत करना अलग है। प्रस्तुतिकरण करते समय किस ढंग से हम उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, इन बातों को देखना भी आवश्यक होता है। देखिए कि घड़ी डिटर्जेंट जो कपड़े का साबुन है, उसका वो विज्ञापन किस प्रकार होता है, पहले इस्तेमाल करें
फिर विश्वास करे। अब देखिए कि यहाँ शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, पहले इस्तेमाल करने का और उसके पश्चात विश्वास रखने का। तो यह बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी चीज पहले खरीदे। अब एक बार अगर वो खरीदता है, उस माल का वो माल बेचा जाता है, दोबारा वो व्यक्ति खरीदे या ना खरीदे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वह चीज जैसे ही बिक जाती है, बेचने के पश्चात जो यूज करेगा, उसका प्रयोग करेगा, तो यह प्रयोग करते समय उसकी जो हानि है या उसका जो लाभ है, तो जैसे ही यह माल कोई खरीदता है, तो खरीदने के पश्चात निश्चित रूप से एक बार अगर वो माल कोई बेचता है, खरीदार पुनः आएगा या न आएगा, ये बात यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन शब्दों का जो प्रयोग है, ये शब्दों का प्रयोग ऐसे होना चाहिए शब्दों का प्रयोग ऐसे करना चाहिए कि वह शब्द पढ़ने के पश्चात या सुनने के पश्चात तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाए। मैं और एक विज्ञापन आपके सम्मुख रख रहा हूं, वो विज्ञापन है कैडबरी का। आप टीवी पे अगर देखेंगे तो कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए तो कुछ अच्छा हो जाए, या कुछ अच्छा हो जाए तो कुछ मीठा हो जाए। यानी कि एक काम करने के लिए हमें किसी को अगर रिश्वत के रूप में कोई चीज देनी है तो कैडबरी देनी है, और कैडबरी खाने के पश्चात निश्चित ही वह व्यक्ति अच्छा काम करेगा या उसका विश्वास उस काम पर बढ़ जाएगा। यानी कि इस प्रकार की एक बात सामने आ जाती है। और अंतिम एक विज्ञापन मैं आपके सम्मुख रखूंगा कि देखिए कि शब्दों का प्रयोग कैसे है, हमें ये सोचना है। हमने कि वह विज्ञापन है, अमूल दूध पीता है इंडिया। अभी इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये भले अंग्रेजी हो या मराठी हो या हिंदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे जो शब्द है, इन शब्दों को देखने के पश्चात हम सोच में पड़ते हैं कि अरे अमूल दूध पीता है इंडिया। इंडिया कोई व्यक्ति नहीं है, इंडिया एक देश है। और कहने का मतलब है कि केवल एक व्यक्ति दूध नहीं पीता, बल्कि पूरे भारतवर्ष के सारे लोग अमूल का दूध पी रहे हैं। और ये जो बात है, ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है, संवाद करते समय विज्ञापन करते समय इन बातों की ओर ध्यान देना है कि मुझे कौन सा शब्द चुनना है और इसका इफेक्ट या इसका जो परिणाम है ये क्या होना चाहिए, इसकी ओर अगर ध्यान दे तो निश्चित रूप से ये विज्ञापन अच्छा बन जाता है। और ये विज्ञापन का जो लेखन है, वो लेखन एक कौशल्य के रूप में अगर हर छात्र अवगत करेगा तो निश्चित रूप से भविष्य में वह अपनी रोजी रोटी को बना सकता है, रोजी रोटी के लिए वह अपने पैरों पर तैयार हो सकता है। देखिए कि अब अगला जो टॉपिक आ जाता है वो है पत्राचार का। दोस्तों, मुझे एक खेद से बतलाना पड़ता है कि कोई भी छात्र अगर कोई भी उपाधि हासिल कर लेता है, तो वह उपाधि हासिल करने के पश्चात किसी को अगर हमें एक आध पत्र लिखना है, तो वह पत्र सही ढंग से उसका जो एड्रेस है, किसे पत्र लिखना है, कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, ये पता नहीं होता। अगर हमें भविष्य में कुछ करना हो तो सभी ज्ञान आवश्यक है। तो ये प्रयोजनमूलक हिंदी के माध्यम से या व्यवहारिक हिंदी के माध्यम से हम छात्रों को यह बतला रहे हैं, यह ज्ञान दे रहे हैं कि आप भविष्य में अगर नौकरी के लिए कोई चांसेस नहीं रहे आपके लिए, तो कोई व्यापार तो कर सकते हैं। तो जो वाणिज्यिक पत्र व्यवहार है, वह व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसमें आपको पूछताछ पत्र है, क्रियादेश पत्र है, भुगतान पत्र है, शिकायती पत्र है। यह आमतौर पर ये जो व्यवसाय की दृष्टि से यह पत्राचार किस ढंग से होने चाहिए, इसमें कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, इन बातों को ध्यान में रखकर ही वह पत्राचार करेगा। देखिए कि पूछताछ जो पत्र है उसमें क्या करना है। तो कोई भी छात्र भविष्य में अगर अपना व्यवसाय, कोई व्यापार करना चाहता है,
और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि मैं पूछताछ प्रकार का जो पत्र है वह कैसे लिख सकता हूँ। कि मैं नया हूँ इस मार्केट में, बाजार में मैं नया हूँ और कोई चीज़ें मुझे रखनी है और उसका व्यापार करना है, तो मैं कैसे दूसरों को पूछूं या क्या इसमें होना चाहिए, यानी कि ये कौन सी जो फर्म है, कौन सी फैक्ट्री है या कोई जो रिटेल विक्रेता है, इन सारी बातें उसे अगर पता है तो लिखते समय भी उसे सही ढंग से या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि वह पत्र पढ़ने के पश्चात तुरंत वह जो सामने वाला व्यक्ति जो हमें माल बेच रहा है या उसे जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि इस चीज़ों की दरें जो है हमें अवगत करे कि हम ये रखना चाहते हैं वगैरह। तो यह आकर्षक भाषा इन पत्रों में भी होनी चाहिए। जो व्यावसायिक भाषा है, उन व्यावसायिक भाषाओं के जो शब्द है, पारिभाषिक सारे शब्दों का प्रयोग, उन सारे शब्द भाषाओं का अगर हम लिखते हैं, पत्राचार करते हैं, तो निश्चित रूप से उस पत्र की जो भाषा है हमें सही ढंग से या जो उपयोगी है वही करना चाहिए। क्रयादेश पत्र, मान लीजिए कि हमने कोई माल खरीदना है, ये पहला जो पत्र है वो पूछताछ का, ये कौन सी चीज़ें आपके पास है, आप कैसे दर से, कौन से दरों से दे रहे हैं, ये ठीक है। पत्र है ये क्रयादेश जो पत्र है, गणेश का फोन करूँ सांग, गणेश को ज्यादा बोला। तो देखिए कि जो क्रयादेश पत्र है कि कोई भी अगर हम माल उस व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो दोनों के बीच में जो विश्वास है, यानी कि सभी चीज़ें तो हम पैसा देकर नहीं ले सकते, कुछ चीज़ें उधार ले सकते हैं, कुछ पैसा दे सकते हैं, लेकिन यह बातें जब जैसे ही होती है कि जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसे क्रयादेश के लिए हम ऑर्डर शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो ऑर्डर हमें देना है वो कैसे देनी चाहिए, यानी कि वह चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, उस चीज़ कितनी वो चीज़ें कितनी हमें आवश्यक है। तो ये सारी जो बातें हैं इन पत्रों के माध्यम से आ जाती है। अगला पत्र है भुगतान पत्र। हमने माल खरीदा है लेकिन उसका भुगतान नहीं किया, यानी कि पैसे नहीं भेजे हैं, तो ये पैसे कैसे भेजने हैं इसके बारे में, या जो चीज़ें हमें प्राप्त हो चुकी है उसका जो मूल्य है वह कितना, उसका जो कमीशन है, ये सारी बातें उसमें आनी चाहिए। और ये सारी बातें जैसे, यानी कि इन पत्रों में स्पष्टता का होना आवश्यक है। स्पष्टता अगर इसमें है तो निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति का जो विश्वास है या दूसरे व्यक्तियों की जो आपस में जो संबंध है, ये संबंध दृढ़ कर सकते हैं, विश्वास बढ़ा सकते हैं। और जो चौथा पत्र है, ये सार सबके लिए आवश्यक होता है कि शिकायत पत्र। हमें शिकायत करनी है कि आपसे हमने माल खरीदा है लेकिन यह माल सही ढंग से नहीं आया, जो चीज़ें आपने भेज दी है वो चीज़ें बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुकी है या खराब हो चुकी है, तो उसके बारे में हमें ये बतलाना आवश्यक है, क्योंकि उन चीज़ों का हम पैसा दे रहे हैं तो चीज़ें भी अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई खराबी अगर हो तो वह जो भुगतान है उसका कैसे हम कर सकेंगे। तो इसके लिए जो शिकायत है वो शिकायत करना भी आवश्यक होता है। इसलिए शिकायती पत्र का जो नमूना है वह आपको कैसे लिखना चाहिए, उसमें कौन सी बातें महत्वपूर्ण है ये आनी चाहिए। यह आमतौर पर सभी ओर ये पत्र चलता है कि समझ लीजिए कि कोई चीज़ें ही खराब हो चुकी है, ऐसा ही नहीं, लेकिन आपने जिस माल का ऑर्डर किया है, क्रयादेश आदेश दे दिया है, वो सही समय पर नहीं भी आ गया तो नहीं, ये सारी जो बातें हैं ये सारी बातें ध्यान में रखकर ये जो पत्राचार है ये पत्राचार करना चाहिए। इसके पश्चात जो अगला जो मुद्दा है उसे हम कहेंगे कि जो वाणिज्य वित्तीय व्यवहार। अब इसका संबंध हम जो इंटरनेट, जो महाजालीय प्रक्रिया जो अब चल रही है, इसके साथ हम हर एक बात को अब जोड़ रहे हैं। देखिए कि जो व्यवसाय हम कर रहे हैं, जो व्यापार हम कर रहे हैं, जो व्यवहार हम कर रहे हैं, अब पहले की बात या पहला का जो जमाना अब चला गया है कि जो हम पत्राचार के माध्यम से ये सारी बातें करते थे, लेकिन आज जो ई सेवा आ गई है, इंटरनेट के माध्यम से
जो इलेक्ट्रिक जो मीडिया है, इसके माध्यम से हम कोई चीज़ें बेच भी रही है, कोई जानकारी दे रहे हैं, कोई सेवा हम ले रहे हैं। आज हम देखते हैं कि तहसील कार्यालय में चले जाने के पश्चात महा ई सेवा है, क्योंकि हमें हर एक कार्यालय में उसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें यह अवगत होना चाहिए कि कंप्यूटर के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो या लैपटॉप के माध्यम से हो, हम वहाँ तक कैसे पहुँचे। यानी कि जब यह महाजाली प्रणाली हमारे पास उपलब्ध है तो निश्चित रूप से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। और जो समय हमारा जाने वाला है वह समय बच जाता है, जो पैसा खर्च होने वाला है वो पैसा भी बच जाता है। तो हर एक छात्र को इससे अवगत होना आवश्यक है। दोस्तों, पहले हमारे पास ये पाटी और पेंसिल ये थी, लेकिन वो ज़माना आज चला गया है। जो पेन हो या नोटबुक हो वो अब कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के ज़माने में कि हर एक के पास कोई विशेष एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए। तो ये सारी बातें जैसे आ जाती है तो इंटरनेट आप उसके साथ आ जाता है। तो इंटरनेट की जो बातें हैं, इसकी जानकारी हर एक को मिलनी चाहिए। मुझे आज पता है कि आज के जो छात्र है इंटरनेट में माहिर है, आगे बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ वो मोबाइल पर खोज रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें हर एक छात्र को अवगत होनी आवश्यक है। मान लीजिए कि कोई नौकरी नहीं कर रहा है, कोई किसान का बेटा है, तो हमारे खेत में जो उपज है, जो फसल आ गई है कि उसे अगर हमें बेचना है तो किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही जगह पर बैठकर उन चीज़ों को बेच सकते हैं और इसके लिए हमें प्रयोग निश्चित रूप से यह महाजालीय जो प्रणाली है, इंटरनेट है, इसका प्रयोग करके उन चीज़ों को हम सही ढंग से बेच सकते हैं। अगली बात ये आ जाती है कि अगर हमें नौकरी के लिए कोई आवेदन पत्र भेजना है तो ये आवेदन पत्र हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से। अगर मोबाइल लैपटॉप का प्रयोग करके हमें ये भेजना है तो निश्चित रूप से यह जो आवेदन पत्र है, एप्लीकेशन लेटर है, कि वह हम कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या मेल के माध्यम से, उसमें ये मेल है, अब व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक है, ये सारी बातें आ रही है। तो ये सारी बातें, और जहाँ जहाँ वैकेंसी है, रिक्त जगह है, उन रिक्त जगहों पर आपको अगर नौकरी चाहिए तो आपको एप्लीकेशन देना आवश्यक है। और एप्लीकेशन के लिए अब कोई डाकघर में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप अपने घर में बैठकर मोबाइल का प्रयोग करके, लैपटॉप का प्रयोग करके आप वह आवेदन पत्र भेज सकते हैं। इसके लिए आज के छात्रों को ये महत्वपूर्ण है कि आप हिंदी की पढ़ाई अगर थोड़ी कम करें और इस मोबाइल या इंटरनेट के बारे में जानकारी ज़्यादा हासिल करें तो बेहतर ये होगा कि आपके आगे की जो मुसीबत है वो टल जाएगी। निश्चित रूप से आपको इस ज्ञान का फ़ायदा हो जाएगा। अगली बात ये आ जाती है कि हम घर में बैठकर ही कोई किसी बैंक में बिना जाए पैसों का व्यवहार कर सकते हैं। तो आज हम सभी छात्र मेरे दृष्टि से कि कोई पे फ़ोन का उपयोग कर रहा है, कोई गूगल पे का उपयोग कर रहा है, कोई पेटीएम का उपयोग कर रहा है। अब बैंक में जाने के पश्चात एनईएफटी है, नेफ्ट, ये जो निफ्टी बनानी है तो बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, या आरटीजीएस बनवाने के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में बैठकर ही इस महाजालीय प्रणाली का प्रयोग करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर या एक खाते से दूसरे के खाते पर पैसा भेज देते हैं। कैशलेस, यानी कि पैसा आया और पैसा गया, यह अब ज़माना चला गया है। केवल मोबाइल के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पैसा दूसरों को हम दे भी सकते हैं और उनसे ले भी सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें नगद व्यवहार न करते हुए हम एक ही जगह पर बैठकर कर सकते हैं। तो ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली को भी अवगत करना आवश्यक है। अगर ये सारी बातें आपके पास मौजूद है तो निश्चित रूप से आप भविष्य में ये जो कौशल्य है, इन कौशलों को अगर आप विकसित करेंगे, इसकी ओर ध्यान दे देंगे, तो बीए की उपाधि हासिल करने के पश्चात या कोई भी उपाधि हासिल करने के पश्चात किसी के सामने नौकरी के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस प्रश्न पत्र का फायदा उठाएंगे और भविष्य में आप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे। और
बात महत्वपूर्ण ये है कि आज का जो महाजलीय प्रणाली का जो युग चल रहा है, इसका फायदा दोनों भी है इसमें। इसका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, गैर क्या कर रहे हैं या सही क्या कर रहे हैं, सही के लिए इसका हमें प्रयोग करना है। जो गैर है उसकी ओर ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि इसमें खामखा हमारा समय भी जाता है और पैसा भी जाता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट का अगर सही प्रयोग हम करेंगे, अपने लिए करेंगे, तो हमारे घर में बैठकर हम दूसरों की, हमारी जो चीज़ें हैं जो खेत में फसल के रूप में आ गई है, जो उपजी है, तो वह सारी चीज़ें भी बेच सकते हैं। उनका पैसा हम अपने खाते पर भी ले सकते हैं, हमारा पैसा उनके खाते पर भी भेज सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें हम घर में बैठकर कर सकते हैं। नौकरी के लिए आवेदन पत्र भी मेल के माध्यम से हो भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। ये तो सारा ये ज्ञान है, ये ज्ञान अगर आपको अवगत हो जाएगा, और साथ ही साथ कोई ही एक क्षेत्र नहीं है, तो इसके सिवा जैसे मैंने पहले कहा कि अनुवाद का जो क्षेत्र है, इसमें भी आप उन्नति कर सकते हैं। आज चारों ओर अगर हम देखेंगे कि कोई ट्रांसलेटर अगर आ जाता है, अनुवादक आ जाता है, तो कम से कम अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जितना रोज का उसका खर्चा है वो निकाल सकता है। मान लीजिए कोई ऐतिहासिक एक किले पर अगर हमें जाना है और उसकी जानकारी हमारे पास है, तो आने वाले सभी लोगों को मराठी ही के ही जानकारी है ऐसे नहीं है कि कोई विदेशी है, कोई अन्य राज्य का है। तो ऐसे लोगों के लिए भी अगर अनुवादक के रूप में हम उस किले की जानकारी दे दें, उस पर्यटन स्थल की जानकारी दे देंगे, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। एक मार्गदर्शक के रूप में हम वहाँ कार्य कर सकते हैं, और अपनी जो भाषा है उस भाषा से दूसरी भाषा में ये सारी जानकारी अगर उन्हें दे देंगे, तो निश्चित रूप से हम कुछ न कुछ कमा सकते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, अपने पैरों पर हम खड़े हो सकते हैं। उसी प्रकार कोई अगर विज्ञापन है, तो सही शब्दों का, अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग करके वो विज्ञापन लिखेगा, और वह विज्ञापन प्रसारित जैसे ही हो जाएगा, वो आकर्षक अगर है, तो निश्चित रूप से लोग कहेंगे कि ये हमारे इन चीज़ों का जो विज्ञापन बनवाना है, आपके पास आ जाएंगे और आपको कहेंगे कि हमारा ये विज्ञापन बनाओ। और आप अगर वह विज्ञापन बनवा देंगे, तो निश्चित रूप से आपको कुछ पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और अपना जो कौशल्य है, ये कौशल्य आप अगर हमेशा विकसित करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो हिंदी एक इस प्रकार की भाषा है, मैं हिंदी को ही नहीं कहूँगा, बल्कि जो भी भाषा है, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कन्नड़ हो, जो भी भाषा है, हर एक भाषा का सही ज्ञान, व्याकरणिक दृष्टि से सक्षम अगर हम रहेंगे, अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग करना, किसके साथ कैसी बातें करनी है। मैं छात्रों को तो ये बताता हूँ कि भाषा का कोई भी छात्र कभी भी खाली पेट नहीं सोएगा, क्योंकि उसके पास अगर इन चीज़ों का ज्ञान है, ये चीज़ें उसके पास अगर मौजूद है, तो इसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग वो सही ढंग से करेगा, तो निश्चित रूप से वह अपनी जीविका, उपजीविका सही ढंग से जी पाएगा। या कम से कम अगर उसके पास कोई पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी जो वाणी है, वो मिठास भरी वाणी से अगर किसी की प्रशंसा करेगा, तो भी वह व्यक्ति निश्चित रूप से किसी न किसी से वह चाय तो पिएगा, नाश्ता तो करवाएगा ही। तो ये जो बातें हैं, ये बातें एक भाषा का छात्र ही कर सकता है, और भाषा का छात्र होने के कारण वह कभी भी खाली पेट नहीं सोएगा। तो इस प्रकार का मुझे अपने छात्रों के प्रति विश्वास है। कोई भी भाषा हो, उस भाषा का ज्ञान उसके पास होना आवश्यक है, और जिन भाषाओं में जिन जिन जो चीज़ें दे दी है, जो जो अब बाजार में चल रहा है, उसके ओर देखेगा और उसका प्रयोग अपने व्यवहार में करेगा, तो निश्चित रूप से वह छात्र भविष्य में बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत कुछ कमा सकता है। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बोलने का जो मौका दिया, इसलिए सभी जो आयोजक है, उन आयोजकों का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंदी।